हाँ, तो कैसे हो सभी लोग? बढ़िया एकदम। बढ़िया नहीं हो तो बढ़िया हो के आओ, क्योंकि आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद लेक्चर लेकर आए हैं। देखो यार, बीच में वीडियो जो है वो थोड़ा सा रुक गया था किसी कारणवश, लेकिन आज हम लोग वीडियो लेकर आ गए हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो लगातार नहीं आ पा रहा है और आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं नज़दीक, तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं वीडियो रेगुलर अपलोड करूँ। तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं किसी कारणवश वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब जो है हम एग्जाम की तैयारी मिलकर करेंगे। अब वीडियो जो है वो रेगुलर आएगी। रेगुलर का मतलब क्या है? हर दूसरे तीसरे दिन मैं वीडियोस अपलोड करूंगा आपके लिए, ठीक है? तो हम लोग मिल के बोर्ड की तैयारी करेंगे। पेपर आपका ही होगा, लेकिन उसमें मैं भी एक तरह से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, क्योंकि आप जो लिखेंगे एग्जाम में वो कहीं ना कहीं मेरा पढ़ाया हुआ ही लिखेंगे। जो मैं पढ़ाऊंगा वही आप लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं एग्जाम मेरा भी है, ठीक है? तो अगर आप अच्छे मार्क्स लाते हैं तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए ही बेहतर होगा, ठीक है? तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा और हम लोग जो है क्लासेस को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है? तो हमने जो है इसके पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो हमने चैप्टर शुरू कराया, थर्ड चैप्टर, उसके अंदर हमने मेटल और नॉन मेटल की जो है फिजिकल प्रॉपर्टी को पढ़ रखा है, ठीक है? तो हमने वहां पर पूरी फिजिकल प्रॉपर्टी को काफ़ी डिटेल में 1 घंटे का करीब लेक्चर होगा, वहां पर हमने डिस्कस करा था। और वहां पर जितने भी एक्सेप्शंस आते हैं उसमें उन सबको भी हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया, ठीक है? तो आप एक बार जरूर से उस क्लास को देख लेना और उसके बाद से इस क्लास में आना, जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और वो काफ़ी लेक्चर काफ़ी दिन हो गया उसको अपलोड हुए, तो एक बार जरूर से देख लेना, नहीं तो आपका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है, ठीक है? तो आज हम लोग क्या लेकर आए हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आज हम लोग मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? और कहीं ना कहीं हम लोग पहले मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और इसके बाद नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को ही हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो स्टडी होगा, ज़्यादातर हमारी जो पढ़ाई है वो मेटल्स के ही ऊपर होती है। नॉन मेटल्स की पढ़ाई हम लास्ट में करेंगे, वो भी थोड़ा सा ही करना है, ठीक? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो स्टार्ट होगा हमारा जो लेक्चर वो किससे स्टार्ट होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं उन पे हमको बात करनी है, ठीक है? तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? तो जब भी कोई बोले केमिकल प्रॉपर्टी, तो केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हम उस चीज का किसी न किसी दूसरे से रिएक्शन कराने वाले हैं। तो जब भी केमिकल प्रॉपर्टी की बात होती है तो वो जो जिसकी भी आप केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो उसका किसी से रिएक्शन होता है, और रिएक्शन होने के बाद कोई नया ऑब्जेक्ट बनता है, कोई प्रोडक्ट बनता है, तो इसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो हम क्या लेंगे? हम मेटल लेंगे और मेटल का किसी से मेटल लेंगे और उसका किसी से रिएक्शन कराएंगे और रिएक्शन करा के कुछ नया बनाएंगे, तो इस हिसाब से हम इसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। तो अब मेटल लेंगे तो उसका किसी से रिएक्शन कराएंगे, तो किससे रिएक्शन हम कराने वाले हैं मेटल का? तो सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जिनसे हम मेटल का रिएक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले हम कराएंगे रिएक्शन मेटल का किससे? विद ऑक्सीजन, ठीक है? सबसे पहले हम मेटल का रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और इनडायरेक्टली हम एयर के साथ रिएक्शन कराएंगे, बस लिखा होता है ऑक्सीजन के साथ। तो हम क्या करेंगे? मेटल का रिएक्शन एयर के साथ कराएंगे, और एयर में इनडायरेक्टली हम किससे रिएक्शन कराएंगे? उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने वाले, ठीक है? तो वो समझेंगे अभी कि आखिर ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से क्या बनता है मेटल का। और दूसरा हम लोग किससे रिएक्शन कराएंगे हम लोग रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है? हम मेटल लेंगे और मेटल का रिएक्शन किससे कराएंगे? वाटर से कराएंगे, और देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है? और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? थर्ड जो है किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? रिएक्शन विथ सबसे पहले कराएंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, फिर कराएंगे रिएक्शन विथ वाटर, और फिर कराएंगे हम लोग रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है? किसके साथ कराएंगे? डाइल्यूट एसिड के साथ। तो कई बार बुक में लिखा होता है एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे, लेकिन हमारा सिलेबस जो है 10th का जो सिलेबस है उसमें हम लोग क्या करेंगे? केवल और केवल डाइल्यूट एसिड ही यूज करेंगे। कहीं पर हमको कंसंट्रेट एसिड नहीं यूज करना है, वो हमारे हायर क्लासेस में आता है। अभी हमको केवल डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन इसका समझना है, ठीक है? और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? रिएक्शन कराएंगे रिएक्शन विथ सॉल्ट, ठीक है? वो भी किसके सॉल्ट? तो हम लोग यहाँ देखेंगे इनडायरेक्टली खाली सॉल्ट से ही रिएक्शन कराएंगे। जब कराएंगे तब आपको समझा देंगे इन डिटेल। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? सबसे पहले थोड़ा सा जुकाम हो गया है तो उसके लिए माफ करिएगा, ठीक है? चलो, तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन देखेंगे, फिर रिएक्शन विथ वाटर देखना है, और फिर रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड कराएंगे, और फिर रिएक्शन विथ सॉल्ट्स कराने वाले हैं। मतलब अलग अलग तरह के सॉल्ट लेंगे और उनका हम जो है वो मेटल के साथ रिएक्शन करा के देखने वाले हैं कि क्या बनेगा। तो हमारा जो आज का लेक्चर होने वाला है वो इन्हीं 4 टॉपिक्स के ऊपर होने वाला है।
अब देखते हैं इसमें से कितना टॉपिक हम आज कवर कर पा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि कवर करने की ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर पाएँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हर एक टॉपिक को पूरी गहराई से पढ़ते हैं। तो अगर गहराई से आप पढ़ते हो चीज़ों को तो उसमें समय तो जरूर लगेगा, तो कृपया समय दो, ठीक है। आप समय देंगे तो आप कुछ सीख के ही जाएंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे इसको। तो सबसे पहला वाला जो रिएक्शन है उसको स्टार्ट करेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। और किसका रिएक्शन कराने वाले हम, मेटल का रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो बारी बारी से जैसे जैसे लिखा है ऐसे ऐसे ही हमको रिएक्शंस को पढ़ने हैं। तो एक बार आप इसको देख लो, बाकी हम फिर पहला वाला रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम और बाकी सारे को रफ कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं पहला वाला रिएक्शन, जो कि है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहला हेडिंग आपको बना लेना है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो होता क्या है कि आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो पता कर लेते हैं कि मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। एकदम सिंपल सी बात है, आपको आराम से याद हो जाएगी क्या, कि मेटल जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनता है मेटल ऑक्साइड। कितना सिंपल लग रहा है सुनने में। एग्जाम्पल करते हैं इसका, तो एग्जाम्पल समझेंगे जरा। जैसे मेटल में ले लिया सोडियम और ऑक्सीजन में लेना है O2, ठीक है। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, ठीक है। तो अब जब आप सोडियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। अब सोडियम ऑक्साइड लिखना कैसे है तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि NaO ऐसे लिख के चले आए। तो आपको फॉर्मूला बनाना 9th में सिखाया गया था, उसी अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला बनाएंगे। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा Na2O। कैसे फॉर्मूला बनाते हैं एक बार जल्दी से देख लो। तो सोडियम की वैलेंसी होती है +1, ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2। अब दोनों को मिला के फॉर्मूला बनाना है, तो कुछ नहीं करना, ये 2 यहाँ, ये 1 यहाँ, ये प्लस माइनस छोड़ दो, ठीक है। ये 2 यहाँ, ये 1 यहाँ, तो Na2O। तो फॉर्मूला बन जाएगा Na2O। तो जब सोडियम मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन से कराया तो बना Na2O। ऐसे ही अगर आप मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन कराओगे ऑक्सीजन के साथ तो बनेगा MgO। अब कोई बोलेगा यहाँ पर जैसे Na2O बनाया ऐसे यहाँ Mg2O क्यों नहीं बनाया, तो फिर वही बात, बच्चों वाली बात मत पूछा करो। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2, ऑक्सीजन की वैलेंसी है -2। यहाँ पर अब 2 से गुणा नहीं होगा, जब दोनों सेम होते हैं तो उनको काट देते हैं, काट के सिंपल यही फॉर्मूला होता है। तो MgO अपना फॉर्मूला हो गया। सिमिलर इसी तरीके से अगर आप कैल्शियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो बनता है CaO, ठीक है। और इसी तरह से अगर आप एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो बनता है Al2O3। अब यहाँ पर भी सेम वही फॉर्मूला जैसे मैंने लिखा है, एल्यूमिनियम का 3 होता है, ऑक्सीजन का 2, तो ये 2 इधर वो 3 इधर, तो बन जाएगा Al2O3। तो इस तरह से मेटल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। अब सवाल आता है कि क्या सभी मेटल्स जो है वो एक जैसे रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और क्या सभी के सभी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगा आपको। तो देखो होता क्या है कि सोडियम जैसे है, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, यहाँ लिख दे रहे हैं हम, सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, आयरन हुआ, ये सब ऐसे मेटल्स हैं, और भी होते हैं एटसेट्रा लिख दे रहे हैं। ये सारे मेटल्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स भी होते हैं जो कि ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। कोई भी कंडीशन होगी वहाँ पर, चाहे आप कितना ही टेम्परेचर, प्रेशर या हीट दे दें, वहाँ पर रिएक्शन नहीं होने वाला होता है। तो कुछ ऐसे भी मेटल्स होते हैं। जैसे कि वो मेटल्स कौन से हैं तो आप अभी आगे पढ़ेंगे। जैसे मान लो मैं अगर कॉपर की बात करता हूँ तो कॉपर के केस में क्या देखा जाता है, जब कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया जाता है तो वो रिएक्ट नहीं करता है। तो हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा कॉपर को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने के लिए हमको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। तो जब हम कॉपर को थोड़ा सा हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बनाता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है। जैसे सारे मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, ऐसे ही कॉपर भी क्या करता है, ऑक्साइड बनाता है। लेकिन यहाँ पर कॉपर थोड़ा सा हीट देना पड़ता है कॉपर को, तब जाके कॉपर ऑक्साइड बनता है, और कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो हमारी एनसीईआरटी में ये डेटा गिवन है कि कॉपर को जब हम हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बनता है कॉपर ऑक्साइड, जो कि किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। अब आप कहेंगे और सबका कलर क्यों नहीं लिखा, इसका क्यों लिखा। तो देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जो कि ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो एनसीईआरटी में इसका कलर ब्लैक गिवन है। तो एनसीईआरटी जो भी चीज़ लिखती है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड उसका इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको समझना है कि कॉपर को जब हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो बनता है कॉपर ऑक्साइड, जो कि किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। तो इसको याद रखो, और बाकी सबके कलर हमारे लिए मायने नहीं रखते, ठीक है। जो गिवन होता है डेटा हमको, उसी से ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। तो इस तरह से आपने सीखा कि मेटल
जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो बनाता है मेटल ऑक्साइड। और ये जितने भी मेटल हैं, ये सारे के सारे मेटल्स जो हैं इधर जो लिखे हैं, ये सभी के सभी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेते हैं। अब कौन कौन से मेटल ऐसे हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं? तो ऐसे भी मेटल्स होते हैं अपने पास, जैसे कि आपका गोल्ड हुआ, जैसे प्लैटिनम हुआ, ठीक है, ये सारे मेटल्स जो होते हैं। इसके अलावा आपका कौन सा हो जाए, सिल्वर हो गया। तो ये जो है सिल्वर कभी कभार कर लेता है ऑक्सीजन से रिएक्शन, थोड़ा बहुत मतलब ज़्यादा प्रोसेस होता है, थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन कर लेता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारे जो मेटल्स होते हैं ये ऑलमोस्ट न के बराबर रिएक्शन करते हैं। ये किसी से ही रिएक्शन नहीं करते। यहाँ पर ऑक्सीजन की बात नहीं, किसी से भी रिएक्शन इनका कराएंगे, गोल्ड, प्लेटिनम, इस टाइप के जो भी महंगे मेटल्स होते हैं वो सब न के बराबर रिएक्शन करते हैं। और सिल्वर भी जो है, ये सिल्वर जो है एक तरह से ये कर भी लेता है, नहीं भी करता है। इसको दोनों में आप समझो कि सिल्वर एक तरह से रिएक्शन नहीं भी करता है, एक तरह से कर भी लेता है। ये बाउंड्री पे खड़ा है एकदम, बाउंड्री को उधर पैर रखेगा तो रिएक्शन नहीं करेगा, बाउंड्री के इधर पैर रखेगा तो कर लेगा। तो एक तरह से बाउंड्री पे होता है। तो इसके भी देखेंगे आप, ये बहुत खतरनाक कंडीशंस में रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो कहने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सारे मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करते हैं। सिंपली मैं ये आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है, वैसे ये आपसे नहीं पूछा जाता कि कौन रिएक्ट नहीं करता, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको मैं समझेंगे अभी हम लोग कि कौन सा पैटर्न होता है, कैसे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पर ये कुछ मेटल इनमें ऐसे होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। जैसे आपको पता है कि जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे कैल्शियम ऑक्सीजन से विक्रिया करके बनाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना लेता है। जैसे सपोज करो ये मैग्नीशियम है, तो अगर ये मैग्नीशियम की रॉड है और इसे खुले में रख दिया इसको एनवायरनमेंट में, तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता रहेगा। वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसके ऊपर ऐसे एक लेयर बना लेती है, इसके पूरे को लेयर जैसा बनाकर ढक लेती है। अब ये लेयर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की बन गई है, ये फिर क्या करती है और फर्दर ऑक्सीजन को और अंदर मैग्नीशियम के साथ मिलने नहीं देती है। तो होता ये है कि हमारा मैग्नीशियम जो है वो एक तरह से सेफ हो जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम क्या करा, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो कि उसको फर्दर ऑक्सीडाइज होने से, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने से रोकती है। तो ये एक तरह से वो सुरक्षा कवच है उसके लिए, कि शुरू में तो क्या किया, वो बाहर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके लेयर बना लिया, लेकिन अब क्या होगा, अब उसके बाद जो अंदर का मैग्नीशियम होगा वो अब खराब नहीं होगा, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और सिमिलर इसी तरह से इसी फैशन में एल्युमिनियम के साथ होता है। एल्युमिनियम भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने चारों तरफ एक लेयर बना लेता है ऑक्साइड की, और वो ऑक्साइड की लेयर फिर फर्दर ऑक्सीजन को अंदर एल्युमिनियम से रिएक्ट करने नहीं देती है, और फिर वह इस तरह से मेटल अपने आप को बचा लेते हैं। तो मेटल्स कहीं ना कहीं अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बनाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड की, और वो लेयर जब तक उनके ऊपर रहेगी तब तक वो एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह काम करती है, ऑक्सीजन को अंदर नहीं जाने देती, और ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो उनसे रिएक्शन नहीं होगा, तो वो चीज़ें खराब नहीं होती। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हर चीज़ से रिएक्ट करके उसको चेंज कर देती है, उसका बिहेवियर, या बोलो तो एक तरह से खराब भी कर सकती है चीज़ों को। जैसे आपने देखा होगा लोहा, जैसे आयरन है, अब आयरन क्या करता है, वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके रस्टिंग कर लेता है अपने अंदर। रस्टिंग ऑफ आयरन में आप पढ़ेंगे उसको, इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे पहले चैप्टर में भी थोड़ा सा उसको पढ़ा था। अब लोहे के अंदर अगर, आयरन के अंदर अगर रस्टिंग हो जाएगी, जंग लग जाएगा, तो लोहा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन से प्रिवेंट करना कई बार हमारे लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं, और कुछ स्पेशल मेटल ऐसे होते हैं जो कि अपने चारों तरफ क्या करते हैं, ऑक्साइड की लेयर बना के अपने आप को प्रिवेंट करते हैं ऑक्सीडाइज होने से, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने से अपने आप को बचा लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा, तो इन चीज़ों को आप नोट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। और एक चीज़ समझने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और सुन लो, यहाँ पर आपको पता होगा कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी कि मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सब बेसिक नेचर के होते हैं, मतलब इनका नेचर बेस जैसा होता है। जो बेस क्या होता है, बेस आपने पढ़ा है कि वो होता है जो एक्वा सोल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन देता है। तो यहाँ पर इनमें से OH माइनस आयन तो नहीं निकलेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी इनके अंदर बेसिक कैरेक्टर होता है।
ठीक है। अब बेसिक कैरेक्टर कैसे होता है वो सारी चीज़ें अभी हम आपको जस्ट अगले वाले टॉपिक के अंदर समझाएंगे, जब इनको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे मेटल को, तब वहाँ पर, ठीक है। तो अभी तक के लिए आप थोड़ा सा इंतजार कर लो। अभी आप इतना मान लो मेरी बात कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, वो सब कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यही आगे जाके बेस बनाएंगे। अभी आपको दिखाऊंगा मैं कि सोडियम ऑक्साइड ही आगे जाके NaOH बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही आगे जाके MgOH का होल ट्वाइस बनता है, और कैल्शियम ऑक्साइड ही आगे जाके बुझा हुआ चूना स्लेग लाइम बनता है, COH का होल ट्वाइस बनता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं से हम बेस बनाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं बेसिक इन नेचर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ और मेरे को याद आ गई, उसको भी अब सुनना जल्दी से। होना क्या चाहिए, जस्ट मैंने अभी बताया कि मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, मतलब इनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बेस के जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो इनका बिहेवियर जो है वो बेस के जैसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनली ऐसे मेटल्स हैं, एक्सेप्शन का मतलब ही होता है, देखो जब भी केमिस्ट्री आप पढ़ते हो तो एक्सेप्शंस यहाँ पर आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल मेटल्स हैं जिनका जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक इन नेचर तो होता ही है, और साथ में एसिडिक इन नेचर भी होता है। मतलब अब तरह से आप बोलो तो दोनों नेचर होता है, एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी होता है। और ऐसे ऑक्साइड जिनका नेचर एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है, यानी दोनों नेचर होता है, ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, तो इसको लिख लेते हैं जल्दी से। ऐसे ऑक्साइड्स को क्या बोला जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, ये एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, ठीक है। बेसिक या अल्कलाइन आप बोल दो, मतलब ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक नेचर भी शो करे और बेसिक नेचर भी शो करे, ऐसे ऑक्साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब वैसे मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनके ऑक्साइड्स एसिडिक बेसिक दोनों यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की तरह बिहेव करते हैं। अब वो कौन से मेटल्स हैं तो उनके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले इसको रफ कर लेते हैं और रफ करके आपको दिखाते हैं कि वो कौन से ऑक्साइड्स हैं जो कि एम्फोटेरिक होते हैं। तो एक ही दो ही है हमारे सिलेबस में, ऐसे तो होते हैं काफ़ी ज़्यादा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं, 4-6 हैं, लेकिन हमारा सिलेबस जो है हमको केवल 2 ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के बारे में बता रहा है, तो हम भी उन्हीं दोनों को कवर करेंगे। तो एक बार देख लो, आपको कुछ नोट करने लायक मिलता है तो नोट कर लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए नोट करिए जल्दी से, इसको रफ करेंगे फिर। हो गया, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि आखिर कौन से ऑक्साइड्स ऐसे हैं जिनका नेचर कैसा है, एम्फोटेरिक है, ठीक है। वैसे मेटल के ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, वैसे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक इन नेचर, लेकिन हम देखने वाले हैं कौन से ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जिनका बिहेवियर एसिडिक भी होता है प्लस बेसिक भी होता है, मतलब वो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेस की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। 2 in 1 बोल सकते हो आप, इनके अंदर दोनों बिहेवियर देखने को मिलता है, ठीक है। अब कौन कौन से हैं वो, तो देखो यहाँ पर 2 ही ऑक्साइड्स हमारे सिलेबस में है। कौन कौन, एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3 और दूसरा है जिंक का ऑक्साइड ZnO, ठीक है। तो दोनों को बॉक्स में बंद करके याद कर लो आप इनको। कौन कौन से, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड दोनों ही क्या होते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। इनके अलावा और जितने भी ऑक्साइड्स हैं मेटल के, वो सब के सब बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि आखिर ये एम्फोटेरिक कैसे हैं, हम कैसे पता करें कि आखिर क्या इनके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर है। तो हम Al2O3 से समझने वाले हैं कि आखिर इसका बिहेवियर एसिड और बेस दोनों जैसा कैसे है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम Al2O3 को लेंगे और इसका रिएक्शन कराएंगे किससे, एसिड से, ठीक है। हमने Al2O3 लिया और इसका रिएक्शन कराया HCl से, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है वाटर और साथ में बनता है, जब दोनों का रिएक्शन कराएंगे आप तो साथ में बनेगा AlCl3। फिर से ध्यान से, हमने कहा कि हम जब Al2O3 लेंगे, Al2O3 और उसका रिएक्शन कराएंगे HCl से, तो यहाँ पर बनेगा AlCl3 और प्लस H2O। ये Al है, AI मत समझना इसको, ठीक है। AI का जमाना चल रहा है तो AI नहीं समझना इसको, ये Al है, AlCl3। इसको बना देता हूँ, नहीं तो कई लोग जो है इसमें दिमाग लगाने लगेंगे। वो AlCl3 है प्लस H2O है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें ये आपको पता होना चाहिए एसिड है, और ये जो बना है ये आपका सॉल्ट है, और ये जो है ये तो साफ सुथरा सबके मालूम है, ये वाटर है।
अब एसिड किसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है? तो आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है, आपको मालूम होगा एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सॉल्ट और वाटर। और यहाँ एसिड इसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहा है, तो कहीं ना कहीं जो ये होगा ये किसकी तरह काम कर रहा होगा? एक बेस की तरह काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर जो Al2O3 है जो कि मेटल का ऑक्साइड है वो बेस की तरह काम कर रहा है, और आपको पता भी है कि मेटल के ऑक्साइड बेस की तरह काम करते हैं। तो अभी तक तो चीज़ सही लग रही है। तो यहाँ इस हिसाब से ये मेटल का ऑक्साइड जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये किस नेचर का होगा? बेसिक नेचर का होगा, क्योंकि एसिड बेस से रिएक्ट करके ही सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया, अब हमने इस Al2O3 का रिएक्शन करा के देखा किससे? NaOH से। अब NaOH क्या होता है? अपना बेस होता है। जब हमने Al2O3 का NaOH से रिएक्शन कराया तो हमने क्या देखा? हमने देखा ये बनता है NaAlO2 और प्लस H2O। क्या बनता है? NaAlO2 प्लस H2O। अब ये क्या है? ये है सॉल्ट। जैसे ये सॉल्ट था ऐसे ये भी सॉल्ट है, और ये क्या है कि सब जानते हैं वाटर। तो यहाँ फिर अगर आप चेक करो तो बेस किसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है? तो आपको पता है कि बेस एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है, और यहाँ एसिड की जगह कौन है? ये है। तो इसका मतलब हो सकता है इसका बिहेवियर एसिडिक हो नहीं सकता है ऐसा। एसिड और बेस के रिएक्शन से ही सॉल्ट वाटर बनता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा मैं, आपने पढ़ा है इसको? ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको। तो एसिड जब बेस रिएक्ट करता है तभी सॉल्ट और वाटर बनता है। और यहाँ पर बेस तो दिख रहा है मेरे को, ये एसिड नहीं लग रहा था, लेकिन ये एसिडिक नेचर यहाँ शो करेगा, जबकि मेटल का ऑक्साइड है। मेटल के ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेटल का ऑक्साइड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ये रिएक्शन इस बात का प्रूफ है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि Al2O3 जो है वो जब एसिड के साथ होता है तो बेस की तरह काम करता है, और जब बेस के साथ होता है तो एसिड की तरह काम करता है। तो आप एक तरह से बोलो रंग बदल रहा है ये। ठीक है, जैसे इंसान को देख के रंग बदलता है, गिरगिट रंग बदलता है, ऐसे ही Al2O3 भी रंग बदल रहा है। एसिड के सामने बेस बन जाता है, बेस के सामने एसिड बन जाता है। तो इसके पास दोनों नेचर होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं हम लोग। और सिमिलर इसी तरीके से जिंक ऑक्साइड भी आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एनसीईआरटी में ये रिएक्शंस गिवन है, तो इनको कृपया आप ध्यान से जरूर कवर कर लें। ठीक है, क्योंकि कई बार पूछ भी लेता है आपसे ये रिएक्शन। और ये वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा वाला, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है सॉल्ट वो अच्छे बना नहीं पाते इसको। यहाँ तो आप 3-5 करके बना लेंगे इसको AlCl3, लेकिन यहाँ पर सोचना थोड़ा टफ होता है कि NaAlO सब मिल के क्या बनेगा। तो यहाँ पर जो बनता है वो बनता है NaAlO2। नाम इसका होता है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या नाम है? सोडियम एल्यूमिनेट। तो इसको याद रखना आप। ठीक है, चलो तो समझ में आया होगा आपको कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? वो ऑक्साइड्स जिनका नेचर एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। कौन कौन से एग्जांपल है यहाँ पर? एक तो आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, और दूसरा आपका जिंक ऑक्साइड ZnO होता है। ठीक है, चलो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी रिएक्शन से मैंने प्रूफ दे दिया आपको कि कैसे ये बेस और एसिड दोनों की तरह बिहेव करता है। तो ये था अपना जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। और यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक और है, वो भी मैं सोच रहा हूँ कवर कर लेता हूँ, क्योंकि कई बार ये 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो इसको जल्दी से नोट करो, रब करके वो समझते हैं। ठीक है, तो रब कर ले इसको। चलिए तो अगला जो टॉपिक है इसी के अंदर आता है, तो उसको भी जल्दी से कवर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है एनोडाइजिंग। ठीक है, तो एनोडाइजिंग क्या होता है? तो इसको बहुत ध्यान से समझना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो एनोडाइजिंग क्या है? ये वो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिक ऑक्सीजन लेयर ऑन मेटल। और मेटल में कौन? एल्यूमिनियम। ठीक है, ज़्यादातर हम एल्यूमिनियम के ऊपर ऐसा करते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम थिक ऑक्सीजन लेयर बनाते हैं मेटल के ऊपर। हम क्या करते हैं? हम एल्यूमिनियम मेटल लेते हैं और एल्यूमिनियम मेटल के ऊपर ऑक्साइड की एक थिक लेयर बनाते हैं। थिक लेयर मतलब काफ़ी ठीक ठाक मोटी लेयर। ठीक है, तो जब हम मोटी लेयर बना देंगे ऑक्सीजन की एल्यूमिनियम के ऊपर, तो वो लेयर क्या करती है? एल्यूमिनियम को फर्दर ऑक्सीडाइज होने से, ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से बचाती है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम ये मेटल्स क्या करते हैं? ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद अपने ऊपर क्या करते हैं? ऑक्सीजन की एक लेयर बना लेते हैं। अब ये लेयर जो है वो उनको फर्दर खराब होने से बचाती है। लेकिन ये जो लेयर बनती है मेटल्स के ऊपर, ये बहुत पतली लेयर बनती है, और ये नेचुरली बनती है, तो इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, काफ़ी टाइम लगता है इस लेयर को बनने में। तो हम क्या करते हैं? हम इसको
अपने तरीके से आर्टिफिशियली क्या करते हैं, हम खुद मेटल के ऊपर ऑक्साइड की मोटी लेयर बना लेते हैं ताकि चीज़ें जो है वो ख़राब जल्दी ना हो, क्योंकि जितनी मोटी लेयर बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो जो सब्सटेंस है, वो जो मेटल है, उसके ऊपर ज़्यादा मोटी लेयर बनाने से क्या होगा, वो जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा नहीं और ख़राब होगा नहीं। तो हम कैसे बनाएंगे, अगर हमको किसी मेटल के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ानी हो मोटी सी, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके को क्या बोला जाता है, एनोडाइजिंग। ठीक है, अब एनोडाइजिंग में क्या करना है, इसके नाम से ही इसका मतलब, इसके कंसेप्ट से ही इसका नाम पड़ा है। इसमें करना क्या है, आपको एक कंटेनर लेना है इस तरह से, और कंटेनर में क्या करना है, ऐसे इलेक्ट्रोड बनाना है। तो इस तरह से आपने क्या किया, कंटेनर लिया और उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड लगा लिया और इसको आपने सेल या बैटरी से क्या किया, कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ये है प्लस, ये है माइनस। जिसको आप प्लस से जोड़ते हो वो बन जाता है एनोड, जिसको माइनस से जोड़ते हो वो क्या बन जाता है, कैथोड। ठीक है, अब आपको एल्यूमिनियम जो है, सॉरी यहाँ पर जो एनोड जो है, ये उस मेटल का बनाना है जिसके ऊपर आप ऑक्सीजन की लेयर चढ़ाना चाहते हैं। तो हमने एल्यूमिनियम के ऊपर चढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, एनोड को किसका बना लेंगे, एल्यूमिनियम का। तो ये पूरा एल्यूमिनियम का है। और कैथोड आपकी जो मर्जी उसका बना लो, जो मर्जी उसका, मतलब ऐसा कोई भी चीज़ लो जिसमें करंट फ्लो कर सके। ऐसा नहीं कि प्लास्टिक का रॉड लगा दिया वहाँ पर, आप ग्रेफाइट यूज़ कर लो या कोई अदर मेटल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो कैथोड आप आपकी इच्छा अनुसार कोई भी यूज़ कर सकते हो। इसको कैथोड बना दो, डिजाइन अलग कर दो इसका। और एनोड जो है, एनोड आप उस मेटल का बनाओगे जिसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनानी है आपको। तो यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको सोल्यूशन भर देना इसके अंदर। कौन सा सोल्यूशन, कुछ नहीं, बस वाटर और एसिड का सोल्यूशन है ये। या आपके पास और ऑप्शन है, आप इसमें क्या भरो, वाटर भर लो यानी पानी, और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट भर लो, या आप नहीं चाहते ये तो आप क्या भर लो, इसमें एसिड भर लो थोड़ा सा, वाटर प्लस एसिड। तो आप चाहें तो इसके अंदर वाटर के साथ सॉल्ट थोड़ा सा ऐड कर दें, या आप चाहें तो वाटर के साथ थोड़ा सा एसिड ऐड कर दें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, तो आपको पता है कि जैसे ही वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो जैसे ही वाटर के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, तो यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है वो रिलीज होती है, यानी पानी जो है वो ब्रेक डाउन कर जाता है, पानी जो है वो टूट जाता है किसमें किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर। अब हाइड्रोजन जो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होने की वजह से ये निगेटिव यानी कैथोड की तरफ कलेक्ट होती है। तो इधर कौन सी गैस कलेक्ट होगी, इधर होगी हाइड्रोजन गैस कलेक्ट। और ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का होता है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव नेचर का है तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो क्योंकि इसका नेचर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो पॉजिटिव यानी एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इधर जो गैस बनेगी वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी ऑक्सीजन। कौन सी गैस, ऑक्सीजन। अब इधर ऑक्सीजन गैस बन रही होगी और इधर ही मैंने एल्यूमिनियम रॉड लगा रखी है, तो ताज़ा ताज़ा ऑक्सीजन बनता रहेगा और एल्यूमिनियम रॉड जो है, एल्यूमिनियम उसमें है ही, उस एल्यूमिनियम से रिएक्ट करता रहेगा। और जितना देर तक मैं इसमें करंट पास करूंगा उतना देर तक ऑक्सीजन बनता रहेगा, और रॉड उसके अंदर डूबी है तो एल्यूमिनियम की रॉड से ऑक्सीजन का रिएक्शन चलता रहेगा। और मेरे को जितनी मोटी लेयर बनानी है, जैसे मैंने 2 घंटे तक इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो 2 घंटे तक ऑक्सीजन की लेयर इसमें बनती रहेगी। तो हम देखते रहते हैं कि कितनी लेयर बन गई है, उस हिसाब से हमको जितनी मोटी लेयर चाहिए होती है उतनी देर तक हम करंट को इसमें फ्लो कराते हैं, और उस हिसाब से मन चाहा जितना मोटा लेयर चाहे आप उस मेटल के ऊपर बना सकते हैं। और इस प्रोसेस को, जिसके थ्रू हमने मेटल एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की थिक लेयर बनाई, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग बोलते हैं। तो इस तरह से जो मार्केट में एल्यूमिनियम की चीज़ें आती हैं वो सब ऐसे ही, उनको पहले हम लोग क्या करते हैं, एनोडाइजिंग करते हैं, और एनोडाइजिंग करके उनको हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद पेंट पॉलिश जो भी होता है उसके ऊपर लगा के फिर वो मार्केट में आता है, ताकि थोड़ा सा उसका शोभा बढ़ जाए, इसलिए उस पर थोड़ा सा पॉलिशिंग कर देते हैं ताकि उसकी जो है वो ब्यूटी थोड़ी सी बढ़ जाए। ठीक है, बाकी उस पर लेयर जरूर होती है, वो लेयर मोटी सी लगाई जाती है, वो आपको दिखे ना, भले पॉलिश मार के छुपा दिया वो अलग बात है, लेकिन वो लेयर है उसके ऊपर जो कि उसको ख़राब होने से बचाती है। तो ये प्रोसेस जो था इसको कहते हैं एनोडाइजिंग। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको, कुछ नोट करने लायक है तो नोट करिए, क्योंकि इसको मिटा के फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मिटा दिया जाए। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ेंगे अगले वाले रिएक्शन की तरफ, जो कि है अपना कौन सा जो कि है अपना अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ वाटर। ठीक है, किससे रिएक्शन कराने वाले हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराने वाले। ठीक है, तो जब भी मेटल का वाटर से रिएक्शन कराया जाता है
तो क्या क्या बनता है उसको हम लोग समझने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाता है ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो होता क्या है कि जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो पहले तो बनता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। अब प्लस निकलता है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और फिर ये जो मेटल ऑक्साइड है, ये मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है, यानी वाटर में डिजोल्व हो जाता है सिंपली, और बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? बेस नाम से जानते हैं। फिर से क्या बोला मैं? मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो पहले क्या बनता है? इंटरमीडिएट में क्या बनता है? बीच में क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। फिर ये मेटल का ऑक्साइड उसी वाटर में डिजोल्व होगा। कैसे? अरे मेटल को आपने वाटर में डाला होगा रिएक्शन करने के लिए, या आपने कंटेनर लिया, उसमें वाटर लिया, उसमें डाल दिया मेटल। अब वाटर के अंदर है मेटल, उसी के अंदर बनेगा वाटर मेटल का रिएक्शन होता है ऑक्साइड, उसी के अंदर ऑक्साइड बनेगा। अब वो ऑक्साइड पानी के अंदर ही बना है तो पानी में अगर घुल जाएगा तब तो घुलेगा क्यों नहीं, अगर घुलने लायक होगा तो घुल जाएगा। तो मेटल का ऑक्साइड पानी में घुल के क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर सीधा लिखना चाहें इस रिएक्शन को तो सीधा कैसे लिख सकते हैं? तो इसको सीधा करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये एक लाइन में अगर आप इसको लिखेंगे तो सिंपली बुक में ऐसे लिखा होता है, इन दोनों को ऐड करके एक लाइन में लिखेंगे तो मेटल प्लस लेफ्ट साइड देखिए क्या क्या है, लेफ्ट साइड है मेटल और वाटर, तो वाटर से एक ही है, मेटल प्लस वाटर। अब मेटल ऑक्साइड इधर भी है उधर भी, कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? बचेगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इसको आप बेस कहते हो, ठीक। हमने क्या किया? हमने इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया। ऐड करने से क्या होता है? जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में चीज़ें कैंसिल होती है, तो आपको मालूम ही है मेटल ऑक्साइड कैंसिल हो गया और ये वाटर मिलके वाटर ही बनेगा। और मेटल लिख लिया, मेटल प्लस वाटर, ये दोनों कैंसिल, बचा राइट हैंड साइड में मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो नेट रिएक्शन जो है वो ये है। सिंपली आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, मेटल जब भी वाटर से रिएक्ट करता है बनाता है बेस, इसको बेस कहते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन। लेकिन ये 100% केसेस में सही नहीं है, ये 80% 70% केसेस में सही है, बल्कि तो और कम में 60% बोल दो या 50% केस में ही खाली सही है। आप इन दोनों रिएक्शन को याद रखना है आपको कि पहले मेटल वाटर से जब रिएक्ट करता है तो पहले वो ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बना लेता है। फिर वो ऑक्साइड अगर पानी में घुल जाता है तब तो वो हाइड्रोक्साइड बना लेगा, बेस बना लेगा। अगर वो पानी में नहीं घुलता तब क्या होगा? तब ये रिएक्शन इसके आगे नहीं जाएगा। तब मेटल प्लस वाटर प्लस मेटल ऑक्साइड बराबर मेटल ऑक्साइड प्लस H2। अब ये पानी में नहीं घुलेगा तो ये वाला स्टेप नहीं होगा उसके अंदर। और मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, वो पानी में नहीं घुलते। तो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये रिएक्शन गलत हो जाएगा, जो कि पहला जो लिखा है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सही होता है आपका, कि मेटल प्लस वाटर बराबर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि मेटल ऑक्साइड, मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने से भी मेटल ऑक्साइड बना था और मेटल का वाटर से रिएक्शन कराने से भी मेटल ऑक्साइड ही बन रहा है। फिर वो मेटल ऑक्साइड पानी में डिजोल्व होता है तब बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है? अब एग्जाम्पल करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जल्दी से। जैसे मैंने लिया सोडियम मेटल और वाटर ले लिया यानी H2O, ठीक है। अब दोनों का हमने कराया रिएक्शन। यहाँ पर आप कोल्ड वाटर ही दे दोगे सोडियम को तो तुरंत रिएक्ट कर जाता है, कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो क्या होता है? सबसे पहले यहाँ क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो बना दिया मैंने, मेटल प्लस वाटर बराबर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब सोडियम का ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन। अब सोडियम का जो ऑक्साइड होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर में, तो सोडियम ऑक्साइड जैसे ही सॉल्युबल होगा वाटर में तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। और प्लस कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहते हो आप, ओवरऑल लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे? सोडियम प्लस ये दोनों वाटर तो वाटर ही है और ये दोनों तरफ हो गया तो ये कैंसिल, ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और वाटर मिलके वाटर हो गया। राइट साइड में क्या बचा? राइट साइड में बचा NaOH और प्लस यहाँ से NaOH बचेगा और यहाँ से H2 बचेगा। तो ये ओवरऑल रिएक्शन आप लिख सकते हो कि सोडियम प्लस वाटर बराबर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि इसके बीच की कहानी बताओ
तो बीच में क्या हुआ होगा, सोडियम वाटर से रिएक्ट करके पहले ऑक्साइड बनाया होगा, फिर वो ऑक्साइड पानी में घुला, तब बना सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसको आपने पढ़ा है, स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जाम्पल है, यही पढ़ा था NaOH KOH यही सब। ठीक है, तो इस तरह से एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, तो इसको नोट करो जल्दी से। इसके बाद इसको रफ करके यहाँ हम ढेर सारे एग्जाम्पल जो है लिखने वाले, नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि आपको देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार मैं देख लेता हूँ कि कितना आ रहा है स्क्रीन में। ठीक है, चलिए, तो तब तक आप उसको नोट करते रहिए। बाकी अभी नीचे लिखा जा सकता है लेकिन नहीं लिखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे हम ऊपर ही लिखें। चलिए, एक रिएक्शन और लिखा जा सकता था लेकिन नहीं लिखेंगे, इसको रफ करके हम एक साथ सारे रिएक्शन लिखेंगे ऊपर। तो नोट कर लिया होगा आपने। चलिए, तो इसको रफ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे समझेंगे रिएक्शंस को किस तरह से करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, सोडियम का रिएक्शन अभी आपने देखा, सोडियम वाटर से रिएक्ट करा और बनाया NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस। कौन से वाटर से, कोल्ड वाटर से। इसी तरह से जो पोटेशियम होता है वो भी वाटर से रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर से ही, और सेम ऐसा प्रोसेस KOH बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर पहले ऑक्साइड बना होगा, फिर ऑक्साइड पानी में घुल के फिर हाइड्रोक्साइड बना होगा। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक, इस तरह से कैल्शियम जो होता है वो भी वाटर से रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर से, और बनाता है CaOH का होल ट्वाइस और प्लस हाइड्रोजन। तो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का होल ट्वाइस, आपने नाम सुना होगा, स्लेग लाइव इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये भी एक बेस है। और इसी तरह से आपका जो मैग्नीशियम होता है ये भी जब वाटर से रिएक्ट करता है तो बनाता है अपना हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं MgOH का होल ट्वाइस और प्लस हाइड्रोजन। ये जो है MgOH का होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, आपने पढ़ा है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ये कहाँ यूज होता है, ये जो है इनो बनाने में, एंटासिड्स बनाने में यूज होता है, जो कि बहुत अच्छा बेस होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। और इनो क्या होता है, जब आपको एसिडिटी होती है तो इनो में बेस होता है, यही बेस होता है जो कि आपको आराम दिलाता है, एसिडिटी को कैंसिल करके, न्यूट्रलाइज करके। ठीक है, चलो, तो इस तरह से आप देख रहे हो कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं। लेकिन क्या सभी मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाएंगे? नहीं, इन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, पानी में डिसॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हाइड्रोक्साइड्स बन रहे हैं। अब आगे के जो मेटल्स आएंगे उनके ऑक्साइड तो बनेंगे लेकिन वो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे, और पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे तो हाइड्रोक्साइड्स नहीं बनेंगे। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर थोड़ा सा और सुनिए कि सोडियम क्या करता है, कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट कर जाता है, और पोटेशियम भी कोल्ड वाटर से ही रिएक्ट करता है, और ये जो बन रहा है इसके साथ साथ यहाँ पर हीट भी रिलीज करते हैं। ये सब सोडियम के साथ बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और पोटेशियम के साथ भी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। तो होता यह है कि सोडियम पोटेशियम इतने ज़्यादा विगरसली रिएक्ट करते हैं, इतने खतरनाक होते हैं, ये तो एक तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जा रहे हैं, और दूसरा रिएक्शन के बाद ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और हाइड्रोजन गैस तो बनी रही है। तो हाइड्रोजन गैस जब बनती है और जब हीट प्रोड्यूस होती है तो उस हीट से हाइड्रोजन गैस जलने लगती है, और इतना तगड़ा जलती है कि वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। तो सोडियम पोटेशियम अगर आप पानी में, अगर गलती से इनको पानी मिल गया या पानी से रिएक्ट कर गए तो वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, इनका इतना विगरस रिएक्शन होता है। तो इसलिए इनको मॉइस्चर या नमी या पानी से बचा के रखना होता है, इसलिए हम इनको खुले में नहीं छोड़ते हैं। तो सोडियम पोटेशियम जैसे खतरनाक मेटल्स को हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन या वाटर से दूर रखने के लिए हम इनको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। एक डिब्बा रखेंगे, उसमें केरोसिन ऑयल भर के उसके अंदर डुबा के रखते हैं, ताकि ये वाटर के कांटेक्ट में ना आए, नहीं तो ब्लास्ट करके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा इनको हम पैराफिन यानी वैक्स में लपेट के रख सकते हैं, या फिर आप केरोसिन ऑयल में इनको रख सकते हैं। जब यूज़ करना हो तभी निकालें, नहीं तो उसी के अंदर रहने दें। ठीक है, और फिर आता है कैल्शियम। अब कैल्शियम भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेता है, लेकिन इसका रिएक्शन जो है वो विगरस नहीं है, नॉर्मल रिएक्शन करता है। ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करता है, मतलब ठीक ठाक ढंग से रिएक्शन करता है। यहाँ पर कोई विगरस रिएक्शन नहीं है कि ब्लास्ट कर जाएगा, बस करता है ठीक ठाक रिएक्शन। अब मैग्नीशियम बोलता है कि नहीं, मेरे को कोल्ड वाटर नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ा सा वार्म वाटर चाहिए। ठीक है, बोलता है ठंडी समय चल ही रहा है, मेरे थोड़ा पानी गर्म करके दो। तो मैग्नीशियम वार्म वाटर से रिएक्ट करता है, थोड़ा सा गर्म पानी, गुनगुना पानी मांगता है, इससे रिएक्ट करता है, और इससे रिएक्ट करके बनाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पर नोट करने वाली चीज़ क्या है, तो नोट करने वाली चीज़ ये है कि जो कैल्शियम होता है और जो मैग्नीशियम होता है, ये सब जो है जब पानी, जैसे मान लो एक कंटेनर है, उसमें आपने पानी भर लिया, ठीक है, और इसके अंदर क्या डाल दिया आपने, मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम डाल लो या फिर मैग्नीशियम डाल लो। तो जैसे ही डालोगे तो वो पहले डूब जाएगा। यहाँ पर ये कैल्शियम या मैग्नीशियम जो आपने डाला वो डूब गया। ठीक है,
क्यों डूब जाएंगे? क्योंकि मेटल्स हैं, मेटल की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा डेंसिटी की वजह से ये पानी के अंदर डूब जाएंगे। ठीक, तो पहले तो कैल्शियम मैग्नीशियम का टुकड़ा जो होगा वो पानी में डूब जाएगा, लेकिन आपको पता है कैल्शियम मैग्नीशियम पानी से रिएक्ट करते हैं। अब जब वो पानी से रिएक्ट करेगा तो धीरे धीरे रिएक्ट करने से कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब हाइड्रोजन गैस बाहर भाग तो पाएगी नहीं, क्योंकि ये टुकड़ा अंदर डूब चुका है। तो अंदर डूबने की वजह से जब हाइड्रोजन गैस बनेगी तो बबल्स बनेंगे धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस के। तो यहाँ पर ऐसे छोटे 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 क्या बनेंगे? बबल्स बनेंगे। ठीक है, अब ये बबल्स क्या होंगे? हाइड्रोजन गैस के बबल्स हैं। और हाइड्रोजन गैस सबसे लाइट गैस होती है, जितनी भी गैसेज नेचर में है उन सब में सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। अब हाइड्रोजन गैस के बबल जब इस इस कैल्शियम और मैग्नीशियम से चिपक जाएंगे तो क्या करते हैं ये? अब इनकी डेंसिटी कम है तो ये अपने साथ साथ पकड़ के इस मैग्नीशियम को ऊपर लेके आते हैं। तो होता ये है कि शुरू में तो मैग्नीशियम या कैल्शियम का टुकड़ा पानी में डूब जाएगा, लेकिन जैसे जैसे उसमें रिएक्शन होगा, रिएक्शन से हाइड्रोजन गैस बनेगी और हाइड्रोजन गैस उसके सरफेस पे चिपक जाएगी कैल्शियम और मैग्नीशियम के, और जैसे ही चिपकेगी तो वैसे ही क्या होगा? ये अपने साथ साथ उठा के इसको ऊपर लेके आएगी। तो कुछ देर बाद आप देखेंगे वो जो टुकड़ा डूब गया था कैल्शियम मैग्नीशियम का, वो कुछ देर बाद सरफेस पे आ जाएगा, तैरने लगेगा, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बबल्स। ये सब हाइड्रोजन बबल्स की वजह से होता है। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो आप यहाँ पर रीजन बता सकते हैं कि वो ऑक्सीजन के जो हाइड्रोजन के जो बबल्स होते हैं वो मेटल्स यानी कैल्शियम या मैग्नीशियम के सरफेस पे चिपक जाते हैं, जिससे और उनकी डेंसिटी कम होती है, वो लाइट वेट होते हैं, तो वो अपने साथ साथ इसको खींच के ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, इसलिए मेटल जो है वो कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो सरफेस पे तैरने लगते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद थोड़ी सी कहानी को और आगे बढ़ाएं। तो अब इसके बाद क्या होता है? जैसे आयरन है अब आयरन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। अब आयरन जैसे ही वाटर से रिएक्ट करता है तो उस केस में पहली बात तो अगर आप ध्यान से देखें तो पहले देखो ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहा था और बहुत ही विगरसली ब्लास्ट कर जा रहा है। पोटेशियम भी बहुत ही विगरस रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर से ब्लास्ट कर जाता है। कैल्शियम बोलता है ठीक है मैं कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लूँगा, लेकिन स्लो करूँगा, ब्लास्ट नहीं करना मेरे को, मैं सीधा साधा हूँ, बहुत 3-5 नहीं करता। मैग्नीशियम बोलता है नहीं मैं तो कोल्ड वाटर से नहीं करूँगा, मैं वार्म वाटर से रिएक्शन करूँगा। तो धीरे धीरे देख रहे हैं रिएक्टिविटी कम होती जा रही है मेटल की। शुरू में ठंडे पानी से रिएक्ट कर जा रहे थे खतरनाक तरीके से, बाद में पानी ठंडा तो है लेकिन नॉर्मल तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, बाद में कह रहे नहीं पानी गर्म करो तब हम रिएक्ट करेंगे, और बाद में आए तो यहाँ आके ये हालत हो जाती है। यहाँ आके क्या हालत होती है कि ये बोलता है आयरन मेरे को गर्म पानी नहीं चाहिए, मेरे को स्टीम चाहिए। ये बोलता है पानी एकदम खौलता हुआ लेके आओ, स्टीम लेके आओ, स्टीम से रिएक्ट करूँगा मैं। तो वाटर स्टीम का भी फॉर्मूला वाटर ही होता है, बस उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, तो मैं यहाँ वाटर लिख दिया हूँ। तो इस यहाँ वाटर नहीं है ये समझ लेना, ये स्टीम है, लिखने को तो फॉर्मूला सेम ही है लेकिन ये स्टीम है। तो स्टीम से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या बनता है? तो यहाँ बनता है Fe3O4 प्लस H2। अब यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर वाटर से रिएक्शन होता था तो हाइड्रोक्साइड बनता था, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो आयरन मेटल जब वाटर से रिएक्ट करा तो ऑक्साइड बनाया। यहाँ भी ऐसे ही हुआ था, पहले ऑक्साइड बना था, फिर ऑक्साइड पानी में घुल के तब हाइड्रोक्साइड बना था। लेकिन ये जो ऑक्साइड है अब ये पानी में घुलता ही नहीं। अब आयरन का ऑक्साइड पानी में जब डिजोल्व ही नहीं होगा तो हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा? तो यहाँ पर चांस ही पैदा नहीं होता बनने का, तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोक्साइड नहीं बनते हैं। ऐसे ही अगला जो है वो एल्यूमिनियम वाला है। एल्यूमिनियम है वो भी वाटर से जब रिएक्ट करता है, वाटर नहीं स्टीम, ठीक है, लिखने को लिख रहा हूँ वाटर लेकिन वो स्टीम है, मतलब फॉर्मूला तो सेम ही है। यहाँ भी ये भी बनाता है Al2O3 और साथ में कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, ये भी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार हो सकते हैं इस पर लगा लेंगे आप। आयरन का ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड दोनों ही वाटर में इनसॉल्युबल हैं, और इनसॉल्युबल होने की वजह से इनके हाइड्रोक्साइड नहीं बनते हैं। तो आपको बताया था मैंने शुरू में कि हर बार जरूरी नहीं है कि मेटल वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड ही बनाए। यहाँ पर देखिए नहीं हो रहा है, ऑक्साइड बना, अब ऑक्साइड पानी में नहीं घुलते, अरे जब पानी में नहीं घुलते तो हाइड्रोक्साइड कहाँ से बनेंगे? और यहाँ पर ये पानी नहीं, ये स्टीम है, नोट करना आप पेपर में लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर तो H2O लिक्विड लिखोगे, लेकिन यहाँ पर H2O के बगल में गैस लिखना पड़ेगा। अगर आप स्टीम नहीं लिखना चाहते, ठीक है, तो यहाँ पर H2O के बगल में क्या लिखेंगे? गैस। यहाँ पर गैस देख के समझ जाना, एग्जामिनर समझ जाएगा कि ये गैस का मतलब क्या है, वाटर गैस फॉर्म में है, मतलब स्टीम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्टीम से उसका रिएक्शन करा रहे हैं। इसके बाद के जो मेटल्स हैं, इसके बाद के कौन से हैं? जैसे आपका कॉपर हुआ, जैसे आपका लेड हुआ, जैसे आपका मर्क्यूरी हुआ, जैसे आपका गोल्ड हुआ, आपका सिल्वर हुआ, ये सब जो है ये सब रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर से। ठीक है, कॉपर, लेड, मर्क्यूरी, गोल्ड, सिल्वर, ये सब सारे मेटल्स जो हैं, इसके बाद के कुछ मेटल करते हैं लेकिन ये सब जो है ये वाटर से रिएक्ट नहीं करते हैं। कोई भी कंडीशन लेके आओ, पानी ठंडा गर्म
या फिर आप उसको स्टीम बना के ले जाओ, तो ये सब रिएक्ट नहीं करने वाले, ठीक है, क्योंकि ये सब की रिएक्टिविटी एकदम लो होती है। अभी आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाएंगे आगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये सब रिएक्ट नहीं करने वाले मेटल है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये इतना रिएक्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक। तो इतना आप समझ गए होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करके फिर हम लोग अगले वाले रिएक्शन को भी देख ही लेते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी समय काफ़ी नहीं हुआ है, मैं देख लेता हूँ एक बार समय। अगर अभी होगा तो अगले रिएक्शन को भी निपटा ही डालेंगे, अभी समय है, ठीक है। तो अभी काफ़ी समय है, 10-5 मिनट और लेक्चर को रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसको आप एक बार नोट कर लो और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा आपने, नहीं नोट करा है तो जल्दी नोट करो, मैं रफ करने वाला हूँ। नोट हो गया, चलिए। तो अब जो है हमारा अगला जो रिएक्शन होने वाला है वो किसके साथ होगा। रीडिंग अगर आपको याद हो शुरू में तो मैंने बताया था, ऑक्सीजन के साथ हो गया, वाटर के साथ रिएक्शन हो गया। तो अब अगला रिएक्शन किसके साथ था, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, सही पकड़े हैं, ठीक है। तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराने वाले हैं। तो इसमें भी आपको पता होगा, ये भी आपने पढ़ रखा है पहले सेकंड चैप्टर में, जब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ाया था तो वहाँ पढ़ाया था कि मेटल जब डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है, किससे, डाइल्यूट एसिड से, क्या बोल रहे हैं, मेटल डाइल्यूट एसिड से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एक लाइन में आप इसको याद कर सकते हो कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड बराबर सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। याद रखना है कि आपको एसिड में डाइल्यूट एसिड ही यूज़ कर रहे हैं। 10th लेवल में हमारे पास जो एसिड है जो कि हम यूज़ करेंगे वो डाइल्यूट एसिड ही है। तो आपको याद रखना है कि डाइल्यूट एसिड जरूर लिखे, आप नहीं लिखा है एग्जाम में तब भी उसको डाइल्यूट ही समझना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर मैंने मेटल में ले लिया सोडियम और एसिड में ले लिया मैंने HCl। अब लिखा नहीं है लेकिन आपको अंडरस्टूड होगा कि ये डाइल्यूट HCl ही है, लिखा नहीं जाएगा लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हम डाइल्यूट की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज। यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल के H2 दोनों बन के निकल लेंगे। अब बचा हुआ सोडियम और क्लोरीन ऐड होकर बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, लेकिन 2 क्लोरीन है तो 2 सोडियम लगेगा तो बन जाएगा 2NaCl, इस तरह से। तो ये सॉल्ट बन गया, अब प्लस हाइड्रोजन गैस, ये तो खाने वाला सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट, ठीक है। इसी तरह से अगर आप मैग्नीशियम ले लो और इसका रिएक्शन करा लो, चलो H2SO4 से एसिड चेंज कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये H2 जो है ये हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगा और बचेगा मैग्नीशियम सल्फेट के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा। फॉर्मूला बनाने आपको आना चाहिए, बार बार वो नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे कैल्शियम है, इसने रिएक्शन कर लिया मान लो HCl से, तो इसका जो रिएक्शन होगा उसमें हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज। यहाँ हाइड्रोजन गैस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो H2 निकलेगा। अब 2 क्लोरीन कैल्शियम के साथ रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे सॉल्ट, तो यहाँ बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। फॉर्मूला बनाने आपको आना चाहिए, अब बच्चे नहीं रहे, 9th की चीज़ है ये, 9th में सीखा है आपने, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बता भी दिया यहाँ पर, तो बार बार हम उस चीज़ को नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि एकदम से ही एकदम रद्दी मत बन जाइए। थोड़ा सा आप अपने ऊपर फोकस करिए, थोड़ा सा चीज़ों को पढ़िए, जो आपकी कमजोरी है उसको सुधारिए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा और मैं कोई भी मेटल लूँगा, जैसे कि हम चलो सपोज कर लेते हैं जिंक ले लेते हैं और इसका रिएक्शन करा लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। डाइल्यूट है एसिड, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ डाइल्यूट लिखने की जरूरत नहीं है, तनु अम्ल लिखने की जरूरत नहीं है, ये डाइल्यूट है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज प्लस जिंक सल्फेट के साथ ऐड होकर क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, सॉल्ट। तो इस तरह से मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके बना रहा है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। साफ साफ आपको दिख रहा है, तो कोई तो प्रॉब्लम नहीं है। तब प्रॉब्लम कहाँ स्टार्ट होती है, प्रॉब्लम अब स्टार्ट होती है। तो पहले आप इतना समझ गए कि नहीं समझे, समझ गए तो ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम को आप देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से हो रही है, तो इसको नोट करो, तो प्रॉब्लम को लेके आते हैं फिर। अब नोट हो गया, चलिए इसको रफ कर लेते हैं जल्दी से। तो अब प्रॉब्लम स्टार्ट तब होती है जब हम मेटल का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो हमने लेके आए मेटल, हमने लेके आए सोडियम और इसका रिएक्शन कराया किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। अभी तक मैंने बोला कि जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, कोई भी एसिड हो बस डाइल्यूट हो, ये बोला था डाइल्यूट एसिड होना चाहिए, तो ये भी तो एसिड है नाइट्रिक एसिड और ये भी डाइल्यूट हो गया।
तो इस केस में ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसको हम प्रॉब्लम में बोल रहे हैं, तो समझो जरा। मेटल जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो बना रहा है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, लेकिन हमने क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि जब हम मेटल सोडियम का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, नाइट्रिक एसिड का, मतलब किसी भी मेटल का रिएक्शन कराओगे आप नाइट्रिक एसिड के साथ, तो उस केस में आप देखोगे यहाँ पर H2 की जगह H2O बनता है, हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर बनता है, और बाकी सॉल्ट जो है आपका वो बनेगा ही NaNO3। ये Na ये NO3 ऐड होकर क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट, और साथ में ये आपका बन जाएगा H2O। अब सवाल आता है कि मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके H2 बनाता था, हाइड्रोजन गैस बनाता था, यहाँ वाटर क्यों बन रहा है, आखिर इसका रीज़न क्या है। तो यहाँ वाटर बनने का जो रीज़न हम देते हैं वो क्या देते हैं, यहाँ रीज़न देना होता है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, अपना रिडक्शन करता है और सामने वाले का ऑक्सीडेशन करा लेता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पहले देखो, पहले यहाँ पर हाइड्रोजन ही बना था, जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन ही बना था, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है इसको HNO3 क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करा देता है, इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के किस में कन्वर्ट कर देता है, वाटर में। कौन कराता है ये काम, ये काम कराता है नाइट्रिक एसिड, जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से ये अपना असर दिखाता है, ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करा देता है, जो हाइड्रोजन बनना था ऐसे उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो यही कार्यक्रम इधर हुआ है। यहाँ पर जब भी आप मेटल का नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराते हो तो आप देखते हो प्रोडक्ट में आपको हाइड्रोजन गैस की जगह वाटर ऑब्टेन्ड होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये जो हाइड्रोजन बन रहा होता है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में, ठीक है। तो ये रीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। खाली नाइट्रिक एसिड के साथ ऐसा होता है, बाकी और सारे एसिड्स में ऐसा नहीं है। और सारे एसिड्स में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ओनली नाइट्रिक एसिड अगर है तो उस केस में आपको वाटर मिलता है। अब एक्सेप्शन में आप इसको चाहो तो नोट कर लो। अब यहाँ पर एक और मज़ेदार बात है, उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। मज़ेदार बात क्या है कि यहाँ पर दो मेटल ऐसे हैं, कौन कौन से, मैग्नीशियम और मैग्नीज, ये स्पेशल मेटल्स, ठीक है, इनको आप बोल दो स्पेशल मेटल्स। इनमें क्या स्पेशल है, ये मेटल इतने स्पेशल है कि ये देखो नाइट्रिक एसिड का क्या हाल चाल है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है, हाइड्रोजन जो बनने वाला है उसको वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन अगर आप मैग्नीशियम या मैग्नीज का रिएक्शन कराओगे नाइट्रिक एसिड के साथ, सुनना जरा ध्यान से, क्या करने वाले हैं, इसको रब करके मैं बताऊं क्या, नीचे थोड़ा सा बताने में प्रॉब्लम हो रही क्योंकि दिखने में भी प्रॉब्लम होती है, लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, तो ऊपर ही लिखेंगे इसको, ठीक है। तो बोलो लिखे या चलो लिख लेते हैं, क्या रब करें अब इसको जल्दी से। तो अगर आप मैग्नीशियम का रिएक्शन कराओगे नाइट्रिक एसिड के साथ, वो भी वेरी डाइल्यूट, ठीक है, मतलब आपको मैग्नीशियम का रिएक्शन कराना है नाइट्रिक एसिड से, लेकिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो अगर काफ़ी ज़्यादा डाइल्यूट होगा नाइट्रिक एसिड तो उस केस में ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पर पहले तो सॉल्ट बनेगा, तो मैग्नीशियम का सॉल्ट बन जाएगा MgNO3 का होल ट्वाइस, ये सॉल्ट। फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, बार बार एक चीज क्यों पूछ रहे हो, मैग्नीशियम के ऊपर होता है 2+ और नाइट्रेट के ऊपर होता है 1-, तो ये 1 इधर ये 2 इधर, तो MgNO3 होल ट्वाइस। बार बार तुम पूछ रहे हो, मैं बार बार बता दे रहा हूँ, ठीक है, मेरा काम ही है बताना, लेकिन तुम्हारा काम था 9th में पढ़ना, नहीं पढ़े मेरे को बताना पड़ रहा है। तो मैग्नीशियम नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है, बनाता है सॉल्ट। अब प्लस तुम कहोगे कि मेटल जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं तो वाटर बनाते हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये जो भी हाइड्रोजन बनेगा उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर बना देगा, तो यहाँ भी वाटर बनना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। ये क्या, अब ये क्या नौटंकी है ऐसा ही है, तो क्या करें। यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रिक एसिड ठीक है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो हाइड्रोजन गैस बननी थी उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करा के ऑक्सीडाइज करा के वाटर बनाता है, लेकिन हमने इसकी ताकत को कम कर दिया, हमने नाइट्रिक एसिड को ही कमज़ोर लिया है, हमने उसको वेरी डाइल्यूट लिया है। जब आप नाइट्रिक एसिड को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट ले लेंगे तो वो अपना काम नहीं कर पाता है, वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, और जब हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज नहीं करेगा वाटर में तो हाइड्रोजन गैस ही न बनेगी। और सेम यही कार्यक्रम किसके साथ होता है, मैग्नीज के साथ भी होता है।
अगर यहाँ मैग्नीज लेते तो यहाँ Mn लिख देते, यहाँ मैग्नीशियम लिया तो यहाँ Mg लिखे, ठीक है, एक ही दोनों में दिखा दिया मैं। तो मैग्नीज और मैग्नीशियम ये दो मेटल्स ऐसे हैं जो जब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं उस केस में ये हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं, और इनके अलावा और कोई मेटल होता है तो वो नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन की जगह वाटर बनाता है, क्योंकि वहाँ पर वो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वो बनने वाले हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है। लेकिन इन दोनों मेटल के साथ ऐसा नहीं हो पाता, इसीलिए इनको आप एक्सेप्शन में याद रखेंगे, ठीक है। तो इनको एक्सेप्शनली आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आपके नोट्स में इसको जरूर लिखना है, आपको जरूर से लिखना है इसको, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, बाकी आपको मैंने कोशिश करा समझाने की, समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लो, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग इतना ही करते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेक्चर कहीं ना कहीं लेक्चर को बोरिंग बनाता है और मेरी एनर्जी भी धीरे धीरे कम होने लगती, और जब एनर्जी कम होती तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आता, ना तो पढ़ने वालों को मज़ा आता, ठीक है। तो जितना भी पढ़ाया आपको इतना नोट करिए आप, और इसको एक बार रिवाइज करिए, फिर अगली क्लास में हम लोग जो है इस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल को निपटा डालेंगे, ठीक है। तो चलो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।